द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो देश में अलगाववाद पैदा करने की कोशिश करती है। ऐसे कई सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं। अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने एक मुद्दा जो हमेशा से कर्नाटक में उठाया जाता रहा है, वीर सावरकर और टीपू सुल्तान का, उस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप भी जानते हैं टीपू सुल्तान का योगदान था, उन्होंने अंग्रेजों को कई बार खदेड़ा था। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आखिरकार कर्नाटक में इस समय बीएस येदियुरप्पा का बयान खूब वायरल हो रहा है। उस बयान को वायरल करते हुए लोग कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो नीति रहती है, जो नैरेटिव रहता है, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है सावरकर और टीपू सुल्तान के बीच, फिर बवाल होता है, वे पोस्टर्स आते हैं, फलाना ढिमकाना होता है, उसको लेकर बीएस येदियुरप्पा ने सीधे तौर पे कह दिया कि ऐसा नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है टीपू बनाम सावरकर के नैरेटिव से सहमत नहीं, बीजेपी को येदियुरप्पा का साफ साफ मैसेज। तो येदियुरप्पा का मैसेज गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्पा ने काम किया और 75 पार का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आने की वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ा और फिर बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बीच उन्होंने यह बयान दिया है, जिस बयान को लेकर कई सारे अटकलें लगाई जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव से खुश नहीं है बीएस येदियुरप्पा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल कर्नाटक में खड़ी कर देंगे बीएस येदियुरप्पा? क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, ये जरूर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनावी राजनीति में वापसी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव न लड़ने की जो बात मैंने कही थी वो उस पर मैं कायम रहूंगा, लेकिन हाँ पार्टी के लिए प्रचार करूंगा, ये बात भी वो बोल गए। उन्होंने कहा कि वो चुनावी राजनीति छोड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरह से उनका फैसला था, उन्हें मजबूर नहीं किया गया था। क्योंकि ये बात इसलिए बोली जा रही है कि आप भी समझते हैं 75 पार के फॉर्मूले के बाद अगर किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कही जाए तो फिर उसको कष्ट नहीं होगा क्या? ये सब जानते हैं, लेकिन ये राजनीतिक भाषा है, जो राजनीतिक भाषा बीएस येदियुरप्पा की ओर से बोली जा रही है कि ये उनका निजी फैसला था। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने, उन्होंने कहा कि मैं लोगों को समझाऊंगा कि यह फैसला क्यों लिया। येदियुरप्पा ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मैंने कर्नाटक के लोगों से कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूं, मैं थका नहीं हूं, मैं प्रचार करूंगा और बीजेपी को सत्ता में लाऊंगा, मैं राज्य का दौरा करूंगा, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। चुनावी राजनीति छोड़ने का मेरा फैसला था, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने बसवराज बोम्मई को जगह देने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। चुनावी राजनीति में मेरी गैर मौजूदगी एक चुनौती है और बीजेपी को इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा। मैं चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। ये भी इशारों में कह दिया कि चुनावी राजनीति में मेरी गैर मौजूदगी बीजेपी के लिए एक चुनौती है और बीजेपी को इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा। येदियुरप्पा ने बीजेपी की उस राजनीति को भी खारिज कर दिया जिसमें 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और वीर सावरकर का उपयोग वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है। यह सीधे तौर पर इस नैरेटिव को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि यह गलत चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं टीपू बनाम सावरकर के नैरेटिव से सहमत नहीं हूं, यह टीपू बनाम सावरकर नहीं है, बल्कि नैरेटिव बीजेपी की नीतियां और योजनाएं होंगी। 79 साल के नेता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया भ्रष्ट नेता हैं, बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के उनके आरोप जो है निराधार है। ये चीजें बात बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल तो आप समझिए कि बीएस येदियुरप्पा ने इशारों में वो बातें कह दी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर चुभ रही होंगी। जो नैरेटिव सेट करने की पिछले कई महीनों से कोशिश हो रही है कर्नाटक में कि किस तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान किया जाए, टीपू सुल्तान सावरकर किया जाए, हलाल वर्सेस झटका किया जाए। आप देख रहे हैं अजान वर्सेस लाउड स्पीकर, ये जो चीजें सेट की जा रही है। हिजाब का देखा आपने मुद्दा कर्नाटक से ही शुरू हुआ, तो कर्नाटक में ध्रुवीकरण करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की गई है। लेकिन लिंगायत समुदाय के एक बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 75 साल की रणनीति को लेकर उनके बाहर कर दिया गया था, वो भी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सावरकर और टीपू सुल्तान के मसले को लेकर नहीं कहा है, बल्कि जो भी मसला ध्रुवीकरण को लेकर कर्नाटक में उठाया जा रहा है उन सारे मसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। टीपू सुल्तान को लेकर किस तरीके से विवाद हुआ था, यह आपने कर्नाटक में देखा था, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। अब क्योंकि कर्नाटक में जो है चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के पहले सरगर्मियां तेज हैं। दरअसल बीएस येदियुरप्पा चाह रहे हैं कि वो अब राजनीति में तो जब चुनाव नहीं लड़ सकते, 75 पार के हो चुके हैं, कह रहे हैं ये उनका निजी फैसला है, लेकिन ये पार्टी का नीतिगत फैसला था कि जो 75 पार का हो जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा या फिर वो पद पर नहीं रहेगा।
बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी, येदियुरप्पा इस बात को भी कह रहे हैं। दबी जुबान से बातें तो कहनी पड़ती हैं। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में अपने विदाई भाषण में येदियुरप्पा ने कहा कि वो अंतिम सांस तक ईमानदारी से पार्टी को मजबूत करने और उसे सत्ता में लाने का प्रयास करते रहेंगे। वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने सदन में कहा कि उनके घर पर बैठने का कोई सवाल ही नहीं है और वो विधानसभा सत्र के बाद राज्य का दौरा करेंगे और अपनी पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। येदियुरप्पा ने सत्ताधारी दल के विधायकों से विश्वास के साथ लोगों के सामने जाने और वोट मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। येदियुरप्पा ने कहा, अगर भगवान मुझे शक्ति देता है तो मैं अगले चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए सभी प्रयास करूंगा। जैसा कि आप पहले से अवगत हैं कि मैंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मुझे जो सम्मान दिया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी द्वारा दिए गए पदों को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। वैसे भूलना भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद से हट जाना कौन भूल सकता है इस बात को। ये कटाक्ष था, ये कहा गया था, ये इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही कि आखिरकार येदियुरप्पा का ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है, इसके पीछे कोई बात है। अब टीपू सुल्तान के बारे में जो चीजें कही जाती है, दरअसल इन लोगों को नहीं पता कि आरएसएस वाले पहले टीपू सुल्तान की प्रशंसा करते थे। यह आर्टिकल 17/8/2022 का है कि टीपू सुल्तान से क्यों चुने हैं हिंदूवादी। टीपू ने अंग्रेजों को 2 बार मारकर भगाया। कभी आरएसएस ने कहा था सच्चा देशभक्त, कभी आरएसएस ने टीपू सुल्तान को सच्चा देशभक्त कहा था। लेकिन आज टीपू सुल्तान पर सवाल खड़े कर रही है और टीपू सुल्तान को लेकर ये जो है चीजें की जा रही हैं। आप समझिए कि किस तरीके से कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम को लेकर बवाल मचा। 15 अगस्त को भी आपने देखा क्या कुछ हुआ था। पोस्टर रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें जबीउल्लाह नाम के शख्स ने एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया, ये बताया गया। इस घटना में टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर बहस हुई थी। हिंदुत्ववादी संगठन टीपू सुल्तान की इन 5 बातों पर आलोचना करते हैं। ये जो आलोचना करते हैं, लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि टीपू सुल्तान जो है उनको पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। टीपू सुल्तान जो बड़ी बातें हैं, मिसाइल मैन कहा माना जाता है। टीपू सुल्तान ने 18 साल में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता था। 18 साल की उम्र में पहला युद्ध टीपू सुल्तान ने जीता था। 1766 में टीपू सुल्तान ने पालक्काड में भव्य किला बनाया था। 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि संपन्न हुई थी। ये सारी चीजें हैं। 19वीं सदी में कर्नाटक में हीरो के तौर पर फेमस थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हीरो कहा जाता था। अंग्रेजों को धूल चटाने पर नाम पड़ा था शेरे मैसूर। अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उन युद्धों में जो है वो मात दी अंग्रेजों को। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई जो हुई थी वो द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध था, जिसमें उन्होंने मंगलौर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त किया था। तृतीय जो युद्ध हुआ था वो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के शासक के तौर पर दूसरी लड़ाई थी। ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जब अंग्रेज मंगलौर संधि की शर्तों से मुकरे तो 1799 में दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई थी। टीपू ने मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। मैसूर में हिंदू बहुमत में थे, इसलिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर समेत राज्य के कई स्थानों में मंदिर बनवाए। इतिहासकार टीसी गौड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोटो, नाजंगुड, श्रीरंगपट्टनम, कोलूर जैसे मंदिरों के जवाहरातों को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। 1759 में आदि शंकराचार्य के बनाए गए तिरुपति मंदिर पर मराठों ने हमला किया था, तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए टीपू सुल्तान ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ये सब चीजें टीपू सुल्तान ने की थी। तो टीपू सुल्तान के बारे में जो लोग ये आरएसएस कहते हैं, पहले ये देशभक्त कहते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार पछाड़ा है। अंदाजा आप लगाइए किस तरह की चीजें हो रही फिलहाल। लेकिन टीपू सुल्तान का जो ये मसला उठाया जा रहा है और सावरकर को उठाया जा रहा है, ये मसला भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, वरिष्ठ नेता ने नकार दिया है। तो आप समझिए कि ध्रुवीकरण तो अब नहीं हो पाएगा कर्नाटक में। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।